तो गाइस, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो जाती हैं। आस्था अब डेविल यूनियन करने में कामयाब हो गया है, लेकिन नैट जो कि वाइस कैप्टन है उसे कहता है कि अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। कारण भी बड़ा साफ है, उन्हें एंटी मैजिक की जरूरत है ताकि वो कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को बचा सके। अब जब सभी मैजिक नाइट्स तैयार हो जाते हैं डार्क ट्रायड पर हमला करने के लिए, तो रेजिस्टेंस की मदद से वो स्पेड किंगडम के कैसल में चुपचाप घुसते हैं। लेकिन तभी जेनिन एक दैत्य को रेजिस्टेंस के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वो सब डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त कैप्टन मेरियो लियोना एंट्री मारती है और पूरे सीन को संभाल लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डार्क ट्रायड का मकसद क्या है, एक रिचुअल जो एडवेंट ऑफ क्लीफॉथ मैजिक सर्कल के जरिए दूसरी दुनिया के गेट को खोलने की कोशिश करता है। इसके लिए उन्हें 4 पॉइंट्स की जरूरत है, जिसमें से एक सेंटर है जहां यामी और विलियम को रखा गया है और बाकी 3 जगहों पर डार्क ट्रायड खड़े रहेंगे ताकि रिचुअल एक्टिवेट हो सके। अब प्लान ये है कि हमें उन तीनों को हराना होगा ताकि रिचुअल रोका जा सके, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये तरीका काम करेगा। इसीलिए एंटी मैजिक की पावर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई और यामी या विलियम को कुछ हो गया तो आस्था खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि डार्क ट्रायड 3 अलग अलग पॉइंट्स पर है, इसीलिए मैजिक नाइट्स भी 3 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं ताकि सब एक साथ अटैक कर सके। हालांकि बाहर पहले से ही भारी जंग चल रही है, लेकिन अंदर भी कुछ दुश्मनों को छोड़ा गया है जो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कुछ लोग उन्हें संभालेंगे और बाकी लोग सीधे डार्क ट्रायड पर अटैक करेंगे। अब सीन आता है कैप्टन मेरियो लियोना का। उसके फुल पावर अटैक के बावजूद वो डीमन फिर से खुद को हील कर लेता है। उसे देखकर साफ पता चलता है कि अब तक जो भी किया गया है वो काफी नहीं था। मेरियो लियोना को खुद भी अब ये समझ आ गया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर उसका मैजिक भी असर नहीं करता। लेकिन तभी उसे एक ऐसा ओपोनेंट दिया गया जो उसकी ताकतों को और भी आगे ले जाता है। अब वो और भी ताकतवर हो चुकी है और उसका पूरा शरीर एक चलता फिरता मैजिक बन जाता है। वो डीमन की तरफ बढ़ती है, उसके अटैक से बचती है और फिर एक जोरदार पंच मारती है। इस बार वो पूरा माना जोन रिलीज कर देती है, जैसे कह रही हो चलो अब तू हमेशा के लिए सो जा। दूसरी तरफ यूनो और लैंग्रेस जेनिन के पास पहुंच चुके हैं। यूनो को देखकर जेनिन हैरान रह जाता है, आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। यूनो जवाब देता है कि ये सब कैप्टन विलियम के स्पेल की वजह से है और अब वो उसे हराने आए हैं। यूनो अटैक करता है, लेकिन जेनिन उसे बोन मैजिक से रोक लेता है। उसका डिफेंस इतना हार्ड है कि फिजिकल अटैक्स तक काम नहीं करते और ऊपर से वो तेजी से हील भी हो जाता है। जेनिन उन्हें ताना मारता है कि अगर वो लोग चुपचाप बैठे रहते तो थोड़ी देर और बच सकते थे, लेकिन अब जब वो सामने आ गए हैं तो अब वो उन्हें सबक सिखाएगा। लैंग्रेस उस पर स्पेशल मैजिक से हमला करता है, लेकिन जेनिन वो भी रोक लेता है। उसका डोमेन मैजिक चारों तरफ फैल जाता है, जिससे उसके स्पेस के अंदर कोई ढंग से मैजिक यूज नहीं कर सकता। वो कहता है कि यूनो बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह है, बेवकूफ, घमंडी और खोखले सपनों से भरा हुआ। लेकिन तभी यूनो बेल को बुला लेता है और जैसे ही वो न्यू स्पिरिट फॉर्म में जाता है, पूरा माहौल ही बदल जाता है। जेनिन उस प्रेशर को फील करता है, लेकिन सोचता है कि जब तक यूनो उसकी स्पेस में है उसकी मैजिक पावर बेकार है। लेकिन यूनो उसके अटैक के बावजूद डिफेंस को तोड़ देता है। जेनिन खुद हैरान रह जाता है, ये कैसे हो गया। उसके हिसाब से तो इस डोमेन में सब कुछ उसी के कंट्रोल में होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये थी कि यूनो का मैजिक अब उस स्टेज पर पहुंच गया था जहां आसपास का मैजिक खुद उसका साथ देता है। फिर यूनो जेनिन पर हमला करता और कहता है कि देखो, जो ज्यादा बकवास करता है उसका हाल ऐसा ही होता है। तुम तो कहते थे बिना एक कदम चले हमें मार दोगे, अब क्या हुआ। और जेनिन को हराकर वो कहता है मरो लूजर। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, शार्लेट रिल और बैनेसा के साथ मॉरिस की मॉडिफाइड एलीट के सामने पहुंच चुके होते हैं। शार्लेट उन्हें रोज मैजिक से अटैक करती है, लेकिन वो उसे जला देते हैं। रिल अपने पिक्चर मैजिक से पूरे फील्ड को बुझा देता है। दुश्मन हैरान है, लेकिन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इनका मैजिक बहुत कमजोर है और शायद इन दोनों की कंपैटिबिलिटी भी सही नहीं है। तो अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर कैरेक्टर अपनी हदें तोड़ रहा है। उस पागल पॉजेसिव लड़की को अब तक अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो उस एंटी मैजिक और डार्क मैजिक वाले लड़कों से नहीं लड़ पाई जिन्होंने डांटे को धूल चटा दी थी। उसे लगता है कि काश वो उन्हें हरा पाती, फिर उन्हें अपने खिलौनों में बदल देती। लेकिन अब जब अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है तो वो सोचती है कि वो डार्क मैजिक वाला लड़का मारा ही जाएगा। जेनिन को पकड़कर लाने के बाद उसे यही यकीन है कि वो उतना खास नहीं रहा, लेकिन इस बीच वो भी खाली नहीं बैठी थी। पिछले आधे साल से उसने अपनी कैप्टन ड्यूटी के साथ साथ हर्ट किंगडम के रून एरीज को पढ़ा और वहां से उसे एक ऐसा कर्स मिला जिसने उसकी ताकत को ही हटकड़ी बना दिया था। पहले उसे लगा कि उसने उस कर्स को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो गलत थी। असल में वो कर्स उसकी मैजिक को जकड़े हुए था। अब जब उसने उस रून को मास्टर कर लिया है, अब वो उस कर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। और जैसा कि रथी ने उसे बताया था, कर्स मैजिक की शुरुआत इस दुनिया में मैजिक्यूला के जरिए हुई थी। वही है सभी कर्स का जनक। तो आज वो उसे धन्यवाद देती है, क्योंकि उसी की वजह से वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि कैप्टन शार्लेट अपना मैना मेथड एक्टिवेट करती है। उसके ब्लू रोज अब सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि घातक भी हो चुके हैं।
दुश्मन पर जितना गहरा कर्स होगा उतनी ही तेजी से उसकी गुलाब उस कर्स को सोखेंगे और उसी की ताकत से खिलेंगे भी। लेकिन सामने वाला दुश्मन कुछ अलग ही निकला। उसने अपने ऊपर लगे कर्स को मॉडिफाई करके उसे एक एंटी कर्स में बदल दिया था। शार्लेट खुद हैरान रह जाती है, क्योंकि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन अब शार्लेट बदली हुई है। उसके पास ब्लू और रेड दोनों रोजेस की ताकत है। उसकी करंट ब्लू रोज अब उसका बेस है, लेकिन उसकी फुल रेड रोज उसकी वो आग है जिसे कोई नहीं बुझा सकता, और वो पूरी फोर्स के साथ हमला करती है। उसकी हर मूवमेंट ये साबित कर रही है कि उसने कितना कुछ झेला है, और अब वो यामी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ डांटी के सामने पहुंच चुके हैं कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच। जैक बिना किसी देरी के डांटे पर हमला करता है, लेकिन डांटे की बॉडी अब मॉरिस के एक्सपेरिमेंट की वजह से पहले से भी तेजी से रीजेनरेट कर रही है। अब उसे रोकना सिर्फ एंटी मैजिक की बस की बात रह गई है। नैच को एहसास है कि अगर कोई है जो इस बंदे को डील कर सकता है तो वो जैक ही है। जैक का मैजिक किसी भी चीज को काट सकता है, यहाँ तक कि उस चीज को भी जिसे आमतौर पर नहीं काटा जा सकता। पर डांटे अब अपनी ग्रेविटी मैजिक से पूरा माहौल दबा देता है। नैच सोचता है, क्या जैक इस प्रेशर में भी अपने मैजिक को यूज कर पाएगा? तभी नैच डेविल यूनियन एक्टिवेट करता है और अपने दूसरे डेविल की टफनेस का इस्तेमाल करके ग्रेविटी के खिलाफ खड़ा रहता है। अब डांटे हैरान है, तो क्या इस एंटी मैजिक लड़के के अलावा एक और डेविल होस्ट भी है? तभी वो नैच पर हमला करता है, लेकिन नैच उसका हमला रोककर उसे एक जोरदार किक मारता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं इस कैप्टन से कुछ बात कर लूं? अब जैक चुप नहीं रहता। उसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसका बचपन कैसा था। उसका बाप एक मामूली हंटर था जो पक्षी और छोटे जानवरों का शिकार करता था। वो कहता था, कभी भी उस चीज से मत टकराना जो तुमसे बड़ी हो। लेकिन जब जैक को अपने ब्लेड्स मैजिक का एहसास हुआ, तब उसके पिता ने कहा था कि वो एक अच्छा हंटर बन सकता है। जैक ने कमजोरों को निशाना बनाया, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन जब उसका बाप मारा गया और लोगों ने बोला कि वो माउंटेन के लॉर्ड से भिड़ गया था, तब जैक ने खुद उस भालू को खोजा और काट डाला। उसी दिन उसने ठान लिया कि वो मैजिक नाइट्स ज्वाइन करेगा। अब जैक के पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। वो अपनी बॉडी को ब्लेड्स में बदल देता है और कहता है, यामी कम से कम मुझे एंटरटेन तो कर पाया था, तू तो एकदम बोरिंग है। और फिर वो डांटे की ग्रेविटी मैजिक को ही काट देता है। हाँ, ग्रेविटी को। अब डांटे पर बार बार हमले हो रहे हैं और खून निकलता है। जैक कहता है, तू मुझे मान नहीं सकता। ताकतवर वो नहीं होते जिनकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो। ताकतवर वो होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट डालते हैं, और कीड़ों को कभी कमजोर मत समझना। अब डांटे अभी भी चौंका हुआ है। जैक, लगता है मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। और गाइज, अगर आप चाहते हो कि अगली ब्लैक क्लोवर वीडियो में लंबी बनाऊं जिसमें और डीप एनालिसिस और सिनेमैटिक टच हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को मिलते हैं 1 लाख से ज्यादा व्यूज, तो अगली वीडियो होगी एकदम हॉट। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपकी स्क्रीन पर लिंक दिख रहा होगा, क्लिक करो और कहानी को वहीं से कंटिन्यू करो।